हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोम ट्राई अगेन की एक्सरसाइज। द फर्स्ट सेक्शन इज लेट्स डिस्कस। Complete the summary of the poem by filling in the blanks with suitable words from the text given in the box below। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स हमें यूज करने हैं यहाँ गैप्स को फिल करने के लिए। फर्स्ट वन इज ट्राइड। ट्राइड मीन्स कोशिश की। माउंटेड, माउंटेड मीन्स फिर से खड़े हो जाना। डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स पूरी तरह से ये सोच लेना कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। अटेम्प्ट्स, ट्राई करना। ग्रेट, कोई बड़ा काम, महान काम। कॉन्कर्ड, जीता। लो, बहुत लो फील करना। स्ट्राइव, फिर से तैयार हो जाना कुछ करने के लिए। द पोम रिटेन इन अ नैरेटिव स्टाइल। ये पोम नैरेटिव स्टाइल में है, एक स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस, जो किंग ब्रूस की स्टोरी बताती है स्कॉटलैंड के, हु वॉज फीलिंग लो आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, जो बहुत लो फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी बार बार फेल हो रहा था, तो वो बहुत लो फील कर रहा था। समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल, यहाँ ग्रेट आ जाएगा। इन अ मोमेंट ऑफ despair, he observed a spider trying to reach its web high above. The spider tried every time it fell after getting close to its goal. It made 9 attempts and finally succeeded. The king said that the spider had mounted and so would he. The spider फिर से खड़ा हुआ है, तो अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, स्पाइडर से इंस्पायर होकर के किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव व्हेन ही कॉन्कर्ड दिस टाइम, और इस बार वो जीत गया। ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, तो लास्ट में वो जीता। नेक्स्ट सेक्शन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा जिसमें ये बताया गया है कि ये पोम नैरेटिव स्टाइल में है। Now the first one is, we can say that the poet uses the narrative style. Narrative style क्यों यूज किया है पोइट ने? The poet is telling a story in the form of a poem. पोइट एक स्टोरी बता रहा है एक पोम के फॉर्म में, तो इसीलिए उसने नैरेटिव स्टाइल यूज किया है। सेकेंड इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज, इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? दैट मीन्स किस आइडिया पर बेस है ये पोम, वो आइडिया क्या है। अगर हमें वन सेंटेंस में या कुछ वर्ड्स में ये बताना हो कि ये पोम इस पर बेस है, इसका थीम क्या है, तो वो थीम है ट्राइंग टिल सक्सीड, तब तक ट्राई करो जब तक सक्सेस ना मिले। दैट कैन बी द सेंट्रल आइडिया। इसके अलावा आप और भी कुछ फ्रेजेस सोच सकते हो इसके सेंट्रल आइडिया के लिए। नाउ थर्ड सेक्शन इज पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं पोम से। लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, वो लाइन्स जो स्पाइडर के एफर्ट्स को शो करती हैं। तो देखो, अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। तो ये फ्रेज है जिसमें स्पाइडर के एफर्ट्स को अच्छे से शो किया गया है। सेकेंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब एक ही साउंड बार बार रिपीट होती है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है एक पोम को या किसी फ्रेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में अलंकार होते हैं। तो एलिट्रेशन किसी साउंड का बार बार इस्तेमाल करना उस फ्रेज को, उस लाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, वो होता है एलिट्रेशन। जैसे कि स्टेडिली स्टेडिली, अब इसमें एस ये इससे स्टार्ट हो रहा है। इंच बाय इंच, ये दोनों वर्ड एक ही साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। हायर एंड हायर, तो ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। Fourth is, why does the poet repeat the following words or phrases in the poem? Poet बार बार ये कुछ words या phrases क्यों repeat करता है? वो words कौन से हैं? Tried and tried, steadily, steadily, up, up. ये words क्यों repeat किए गए हैं? The poet wants to tell that the spider was trying consistently. पोइट बताना चाहता है कि स्पाइडर लगातार कोशिश कर रहा था। कंसिस्टेंटली का मीनिंग होता है लगातार। एंड हार्डर देन इट्स अर्लियर अटेम्प्ट एवरी टाइम, और जितनी उसने कोशिश की, जितनी बार वो गिरा, हर बार वो पिछली बार से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, ज़्यादा कोशिश कर रहा था। टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, अब आपको ये इम्पैक्ट लाने के लिए पोम में पोइट ने इन वर्ड्स को बार बार यूज़ किया है कि ही ट्राइड, दैट मीन्स उसने कोशिश की, बट ट्राइड एंड ट्राइड
दैट मीन्स उसने बार बार कोशिश की. स्टेडिली मीन्स ध्यान से. बट व्हेन पोइट सेज स्टेडिली 2 टाइम्स, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान से. अप वो ऊपर गया, अप वो और ऊपर गया. तो इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए पोइट इन वर्ड्स को या फ्रेजेस को बार बार यूज करते हैं. ऐसा आपने सिर्फ इस पोम में नहीं और भी पोम्स में देखा होगा. आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है. कोई भी पोम एक राइम स्कीम पर बनी हुई होती है. जैसे ये एक पोम है जो सबको याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. अब इसमें अगर आप देखो तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर ये स्टार वर्ड है और ये आर वर्ड है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं. इसी तरह से यहाँ हाई है और यहाँ स्काई है, ये भी राइम वर्ड हैं. अब अगर हम कहें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके एंड में आर साउंड आ रहा है, तो जितने भी लाइंस जो आर पर साउंड होंगे उन्हें हम ए बोलेंगे, और जितने भी लाइन जो हाई आई साउंड पर एंड होंगे उन्हें हम बी बोलेंगे. तो आप नोटिस करोगे कि द फर्स्ट लाइन हियर इज एंडिंग एट ए स्टार. सेकेंड, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये भी इसी के जैसा साउंड कर रहा है, तो ये भी ए होगा. लाइक अ डायमंड इन द स्काई, अब स्काई और हाई एक जैसा साउंड करते हैं, तो ये सेकेंड राइमिंग वर्ड हो गए. तो अगर यहाँ पर इसका राइमिंग स्कीम देखना हो तो इट विल बी ए बी बी. दैट मीन्स एक सा साउंड करने वाले वर्ड्स लगातार 2 लाइनों में आए हैं और उसके बाद में अलग तरह से साउंड करने वाले वर्ड आए हैं. तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हुई. अगर हम किंग ब्रूस वाली पोम देखें, इसका हमने फर्स्ट स्टेंजा लिया है. किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन. अब देखो ये डाउन, आउन, इस तरह का साउंड इसमें आ रहा है, इसे हम ए थीम दे देते हैं. इन अ लोनली मूड टू थिंक. अब ये डाउन और थिंक राइम नहीं करते हैं, तो डाउन अगर ए है तो थिंक को हम बी बोलेंगे क्योंकि ये अलग तरह से साउंड करता है. टिस ट्रू ही वॉज अ मोनार्क एंड वोर अ क्राउन. अब देखो क्राउन किसकी तरह साउंड करता है, थिंक की तरह या डाउन की तरह, तो क्राउन साउंड करता है डाउन की तरह, तो इसका थीम भी ए हो गया. बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था, तो सिंक साउंड्स लाइक थिंक, तो ये बी आया. तो आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन ए साउंड पर है, सेकेंड लाइन बी पर है, थर्ड लाइन ए पर है, फोर्थ लाइन बी पर है, तो ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया. दैट मीन्स इसमें इस तरह से इस पैटर्न पर राइमिंग की गई है, और जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है उसमें इस पैटर्न पर राइमिंग की गई है. तो ये आप लास्ट के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं पोम के एंड में, उससे फाइंड आउट कर सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट. अब आपको ये ब्रैकेट से आंसर चूज करने हैं. द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, इस पोम की राइम स्कीम क्या है, तो अभी हमने देखा ए बी बी, ए बी ए बी. तो अभी हमने पिछले पेज पर देखा था फर्स्ट स्टेंजा से कि इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी. दैट इज द राइमिंग स्कीम. सेकेंड इज ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट. ब्रावो किसका एग्जाम्पल है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव. तो ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है जब आप किसी के परफॉर्मेंस पर कुछ रिमार्क देते हो, उसको कहते हो ब्रावो और हाउ बैड, इसमें से कुछ भी. तो ये इंटरजेक्शंस हैं, रिएक्शन के जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन है, रिएक्शन ऑन अ परफॉर्मेंस. Now third one is the poet uses twas and tis for the sake of. अब poet ने poem में twas और tis यूज किया है, तो ये किस लिए किया है, रिदम के लिए किया है कि इससे पोम का रिदम बना रहे, तो नो इट इज़ नॉट दैट. राइम के लिए किया है, नो ये किसी भी वर्ड से राइम नहीं हो रहे थे. उसने किया है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसने यहाँ पर 2 वर्ड्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. इट वॉज इज रिटन एज ट्वॉज एंड इट इज रिटन एज टिज. तो ये कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है. सिक्स्थ इज द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग ब्रूसेस स्ट्रगल्स. स्पाइडर जो चढ़ रहा था वॉल पर, बार बार गिर रहा था, तो उसके स्ट्रगल को किंग ब्रूस के लाइफ स्ट्रगल से कंपेयर किया गया है.
जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब, जैसे जैसे स्पाइडर हर बार चढ़ता है दीवार पर, हर बार कोशिश करता है अपने वेब तक पहुंचने के लिए, इसी तरह से ब्रूस वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। इसी तरह से ब्रूस ट्राई कर रहा था कि वो अपने लोगों के लिए कुछ महान कर सके। तो जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अब कंपेयरिंग के लिए ये मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर और सिमिली ये दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अभी हमने एक देखा था एलिट्रेशन। सो मेटाफर और सिमिली ये दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। अगर आप कोई सेंटेंस लेते हो जिसमें लाइक वर्ड है या एज वर्ड है कंपैरिजन के लिए तो वो सिमिली होता है, लेकिन अगर वही कंपैरिजन आप बिना इन वर्ड्स के करोगे तो वो मेटाफर होता है। अब इसे आगे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि किस सेंटेंस में मेटाफर है और किस सेंटेंस में सिमिली यूज़ किया है। मेटाफर के लिए हमें एम यूज़ करना है और सिमिली के लिए हमें एस यूज़ करना है। हमें ध्यान देना है कि अगर सिमिली होगा तो उसमें लाइक या एज वर्ड यूज होगा, लेकिन अगर मेटाफर होगा तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होगा। वन इज ही रैन एज फास्ट एज अ चीता, इतना तेज दौड़ा जैसे कि चीता। तो एज वर्ड यहाँ पर यूज किया है कंपैरिजन के लिए, तो दिस इज अ सिमिली। सेकेंड इज द वर्ड इज अ स्टेज। अब देखो यहाँ पर ना तो एज है और ना ही लाइक है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, और ना ही ये लिखा हुआ है द वर्ड इज एज अ स्टेज। तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, तो दिस इज अ मेटाफर। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल। एज वर्ड यूज हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं नाइट का कोल से, सो दिस इज सिमिली क्योंकि कंपैरिजन वर्ड यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट इज ही सैंग लाइक एन एंजल। अब लाइक वर्ड यहाँ पर यूज किया है, तो दिस इज अ सिमिली। नेक्स्ट, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। अब हर वॉइस वॉज अगर सिमिली होता तो यहाँ पर लाइक वर्ड होता और एज वर्ड होता, लेकिन इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है, तो दिस इज अ मेटाफर। आई होप आपको ये डिफरेंस अब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द क्लासरूम वॉज अ जू। So no like, no as word, so this is a metaphor. The baby slept like a dog. Like word है तो simile है. Her smile was as bright as the sun. As word use हुआ है तो simile है. The lake was a mirror. No like, no as, nothing. So this is a metaphor. सेकेंड एक्टिविटी है इस सेक्शन में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिली टू मेटाफर एंड मेटाफर्स टू सिमिलीज। अगर कहीं पर सिमिली से सेंटेंस है तो उसे मेटाफर में कन्वर्ट करना है, और कहीं पर मेटाफर है तो सिमिली में कन्वर्ट करना है। तो आपको अब पता चल गया है कि सिमिली में लाइक होगा, मेटाफर में लाइक और एज जैसे वर्ड्स नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेज ऑफ अ माइटी ट्री। अब लाइक वर्ड है तो ये सिमिली है, और इसको मेटाफर में चेंज कर दिया गया है बाय रिमूविंग लाइक वर्ड। नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। सेकेंड आप देख रहे हो, हिज करेज वॉज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब यहाँ पर कोई लाइक वर्ड नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर लाइक या एज वर्ड आ जाएगा तो ये सिमिली बन जाएगा। एज ऑफ नाउ इट इज मेटाफर। नाउ हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब ये सिमिली हो गया है, और हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन, तो ये भी सिमिली हो गया है बीकन। थर्ड इज द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। अब आप देखो इसमें कोई लाइक वर्ड नहीं है, कोई एज वर्ड नहीं है। बुक का कंपैरिजन ट्रेजर चेस्ट से हो रहा है, तो ये मेटाफर है। इसे सिमिली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिली में ही हो जाएगा। द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। लाइक वर्ड यूज करने से अब ये सिमिली हो गया है, पहले ये मेटाफर था। फोर्थ इज हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी। अब अगेन नो लाइक, नो एज, सो दिस इज मेटाफर। Her laughter was a melody that brightened the darkest day. तो इसको सिमिली में कन्वर्ट करेंगे तो her laughter was like a melody that brightened the darkest day. Next is the mountain stood as a guard. अब इसमें as word आ गया है तो this is a simile. Watching over the valley below. तो अब हम इसे मेटाफर में कन्वर्ट करेंगे, हम as रिमूव कर देंगे। The mountain was the guard watching over the valley below. अब ये मेटाफर हो गया है because no as, no like. Next is the night was like a velvet cloak
wrapping the word in mystery. Like वर्ड है यहाँ पर, simile है. Night was a velvet cloak. Velvet वही velvet कपड़ा, shiny कपड़ा, और cloak होता है cape, जिससे आप ओढ़ लेते हो तो आप पूरी तरह से कवर हो जाते हो, ढक जाते हो उसके अंदर, तो दैट इज अ क्लोक. द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक. नो लाइक, नो एज. नेक्स्ट इज हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मिडो. अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक वर्ड है तो ये सिमिली है, कंपैरिजन हो रहा है विद कंपैरिजन वर्ड्स, और मेटाफर में करेंगे तो लाइक रिमूव कर देंगे. हर थॉट्स वर द बटरफ्लाइज इन समर मिडो. सो दिस इज मेटाफर नाउ. Let's come to next section, which is let's think and reflect. First activity in this section is read the extracts given below and answer the questions that follow. ये extract लिया गया है poem से, we have to read it और फिर जो question होंगे वो हमें answer करने हैं. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I'll give it all up, said he. ये extract poem से है. Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy clue. First question is select the phrase which shows the physical expression of the king's emotional state. इस extract में वो कौन सा phrase है जो ये दिखाता है कि किंग सब कुछ हार चुका है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा उसका इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा सैड है. इनमें से कौन सा फ्रेज है जो ये शो करता है? सो दैट इज ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर. इस लाइन से पता चलता है कि उसका मेंटल स्टेट, उसका इमोशनल स्टेट क्या है, और ये फिजिकली भी उसके सौरों को शो करता है. Second is, why does the poet use the word low before despair? पोइट ने despair से पहले low किस लिए यूज़ किया है? अब despair का मीनिंग है hopelessness. राजा सब कुछ छोड़ चुका है, वो बिल्कुल हार चुका है अपने मन से. ये ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा सैडनेस की स्टेट है, और इससे पहले पोइट ने low यूज़ किया है, तो वो किस लिए किया है? Despair means the stage of complete loss. Despair का मीनिंग होता है सब कुछ हार जाना. The poet uses the word low before despair. A poet ने low word इसलिए यूज़ किया है despair से पहले, in order to show that the king had no hopes left in him and was at the lowest point of his life. कि राजा के अंदर अब कोई भी उम्मीद, कैसी भी उम्मीद नहीं बची थी, और अब वो अपने लाइफ के, अपने जीवन के सबसे ज़्यादा निराशाजनक मोड़ पर था. उससे ज़्यादा उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता था, तो इसीलिए यहाँ पर पोइट ने लो वर्ड यूज़ किया है despair से पहले. Now third is choose the correct option to complete the sentences. ये sentences हमें complete करने हैं by choosing the right option. In the line, and after a while he pondered there. The word pondered means, pondered का meaning होता है thought, pondering, thinking. After a while, कुछ देर बाद, he pondered there, उसने वहाँ सोचा. So this is thought. Fourth is choose the correct option from the words given in the brackets. Correct options हमें use करने हैं bracket से. The phrase silken filmy clue creates an image of something that is very delicate and soft. ऐसा क्यों है? क्योंकि सिल्क रेशम, रेशम जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, फिल्मी क्लू बहुत ज़्यादा पतला, तो बहुत ज़्यादा मुलायम और बहुत ज़्यादा पतला, ये क्या शो करता है? ये करता है वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट. नाउ सेकेंड इज When it toils so hard to reach and cling, ये जितना ज़्यादा कोशिश करता है, पहले से ज़्यादा मेहनत करता है और चढ़ता है, and tumbles every time, और हर बार नीचे गिर जाता है. यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है. But up the insect went once more. अगेन वो इंसेक्ट फिर से जाता है. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी. अब देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो जितनी मेहनत हर बार करता है, हर बार चढ़ने की कोशिश करता है, एंड टम्बल्स हर बार नीचे लुढ़क के गिर जाता है. बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर से वो कीड़ा ऊपर गया. आ मी, इट्स एन एंक्शियस स्टेट. अब राजा को नर्वसनेस हो रही है कि आखिर क्या होने वाला है. ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर. वो अपने जाले से थोड़ा सा ही दूर है, 1 फुट दूर है. ओ से, विल ही लूज और विन इट. अब आप बताओ कि वो जीतेगा या हारेगा.
तो अब हमें ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है, जैसे कि टॉयल के साथ है हार्ड कनेक्टेड, ऐसे रोल और टम्बल कि वो लुढ़कते हुए, टम्बल का मीनिंग हो गया कि वो लुढ़कते हुए नीचे आया, तो इट विल बी रोल एंड टम्बल. Let's go to next. List any two characteristics of the spider highlighted in this line. But up the insect went once more. हमें दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं स्पाइडर के इस लाइन से जो हमें पता चलते हैं. तो देखो इस लाइन का मीनिंग है बट अप द इंसेक्ट, लेकिन वो कीड़ा फिर से उठा, वेंट वंस मोर और फिर से चल पड़ा. तो इसका मीनिंग यही है कि वो बार बार कोशिश किए जा रहा है, हार नहीं मान रहा है. तो इससे उसके दो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पता चलते हैं, एक है हार्ड वर्किंग और दूसरा है परसुएसिव. परसुएसिव होता है बार बार कोशिश करते रहना, गिव अप ना करना. तो वो मेहनती भी है और परसुएसिव भी है, हर बार कोशिश करता है. दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स. Now come to third one. Choose the correct option to complete the sentence. हमें ये sentence complete करना है. The expression ah me in the extract indicates a sense of, जहाँ पर ये ah me यूज हुआ है वो लाइन है ah me this an anxious minute. तो ये किस इमोशन को बताता है, किस एक्सप्रेशन को बताता है? तो ये बताता है स्ट्रेस को. किंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि अब क्या होने वाला है, तो दैट इज स्ट्रेस एक्सप्रेशन. फोर्थ इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन. हमें एक रीजन यहाँ पर देना है. रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज. रीडर जो इस पोम को पढ़ते हैं वो इससे रिलेट कर पाते हैं, इससे जुड़ पाते हैं और इससे इंस्पायर हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि आंसर इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अपने जीवन में किसी ना किसी टाइम पर, वी ऑल टेंड टू गिव अप, हम चाहते हैं कि अब हम छोड़ दें. बट दिस एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन्स, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट से हम ये इंस्पिरेशन मिलती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन, कि कोशिश करना कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड ट्राइंग टिल सक्सीड, और हमें तब तक ट्राई करते रहना है जब तक कि हम सक्सेसफुल ना हो जाएं. तो क्योंकि हम अपने लाइफ में कभी ना कभी इस पॉइंट पर ज़रूर होते हैं, तो दिस पोम एक्चुअली हिट्स दैट पॉइंट. ये हमें इंस्पायर करता है कभी भी गिव अप ना करने के लिए और कोशिश करते रहने के लिए. तो दिस कैन बी योर आंसर. Let's move on to next section. Second is answer the following questions. इस सेक्शन में हमें पोम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं. The first one is how does the first stanza help in setting the mood of the poem? First stanza किस तरह से इस पोम का मूड सेट करता है? In the first stanza, the phrase is like lonely mood and heart was beginning to sink shows the emotional status of the king. ये phrases हैं जिनसे हमें king के emotional status का पता चलता है. These phrases set the mood of sadness. ये जो phrase हैं इनसे sadness का और hopelessness का mood set होता है poem में. Second question is describe how King Bruce's attitude changes from the beginning towards the end of the poem. पोम के बिगनिंग में किंग का एटीट्यूड था गिविंग अप वाला, लेकिन पोम के एंड में उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था. तो आंसर इज इन द बिगनिंग किंग ब्रूस हैज़ लॉस्ट ऑल द होप्स एंड डिसाइडेड टू गिव अप ऑन द ग्रेट एफर्ट्स ही वॉज डूइंग टू मेक समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल. बिगनिंग में वो इतना होपलेस था कि उसने सोच लिया था कि अब मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा. बट इन द एंड ऑफ द पोम, लेकिन पोम के एंड में ही वॉज इंस्पायर्ड विद स्पाइडर्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड डिसाइडेड टू ट्राई अगेन. स्पाइडर के कंटिन्यूअस एफर्ट से इंस्पायर होकर के, उससे प्रेरणा लेकर के किंग ने डिसाइड किया कि वो फिर से कोशिश करेगा. So his attitude changed from negative thinking to positive thinking. Third is the poet describes every action of the spider in great detail. Poet ने spider के हर act को बहुत ज़्यादा बारीकी से observe किया है और explain किया है. What does this tell about his attitude towards the spider? तो हमें इससे poet के बारे में क्या पता चलता है कि वो spider को इतना observe कर रहा है, तो poet कैसा person है? So the answer is poet has an eye to detail. पोइट बहुत ज़्यादा बारीकियों से हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है. एंड रिस्पेक्ट्स ऑल द क्रीचर्स अराउंड हिम, और उसके आसपास नेचर में जो क्रीचर्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, वो सबको रिस्पेक्ट करता है. उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को रिस्पेक्ट करता है. द पोइट अप्रिशिएट्स द लर्निंग फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, और साथ ही पोइट इस बात की सराहना करता है कि उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे कुछ ना कुछ वो सीख सकता है. तो ये पोइट का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द स्पाइडर.
Fourth question is, how does the spider inspire us to overcome despair and not give up? Spider हमें ये कैसे इंस्पायर करता है कि कभी निराश मत हो, never give up. ये spider हमें किस तरह से इंस्पायर करता है? तो the answer is, the spider inspires us not to give up on making efforts to achieve something great. Its continuous efforts to reach the cobweb teaches that when a small creature keeps doing the hard work, we as humans should never give up and should keep a positive mindset. स्पाइडर इतना छोटा सा इंसेक्ट है और वो इतनी कोशिश करता है और फिर एंड में सक्सेसफुल होता है, इतना हार्ड वर्क करता है। तो जब एक छोटा सा इंसेक्ट बार बार कोशिश कर सकता है, बार बार पहले से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, तो हम एज अ ह्यूमन हम क्यों गिव अप कर देते हैं? हम क्यों नेगेटिव माइंडसेट के साथ सेटल हो जाते हैं? इंस्टेड वी शुड कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। इस तरह से स्पाइडर हमें इंस्पायर करता है। Question number 5 is, the poem teaches us that failures are stepping stones to success. पोम हमें सिखाती है कि फेलियर हमें सक्सेस होने का रास्ता दिखाती है। हिंदी में कहावत है कि असफलता की सीढ़ी सफलता तक पहुंचाती है। तो ये किस तरह से पोइट हमें यहाँ पर सिखाता है? फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेलियर्स सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन होता है, सक्सेस की सीढ़ी होती है। एज फेलिंग गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि हम जो भी कोशिश कर रहे होते हैं, अगर हम फेल होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है। मेक्स अस टू एनालाइज बेटर, ये हमें सिखाता है कि हम हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें, उसका अच्छा बुरा सोचें और तब डिसीजन लें। एंड मेकिंग बेटर डिसीजंस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। और हमें ये बताता है कि हमने जो गलतियाँ की हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं और हम राइट चॉइस कर सकते हैं सक्सेस तक पहुँचने के लिए। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक दिस आंसर। Question number 6 is, the spider's journey tells us that everyone can be a source of inspiration in our lives. स्पाइडर की जर्नी जो पोइट ने एक्सप्लेन की है वो बताती है कि किसी से भी हम इंस्पायर हो सकते हैं अपने जीवन में। इसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? द स्पाइडर बीइंग अ स्मॉल इंसेक्ट kept trying to reach its web. स्पाइडर इतना छोटा कीड़ा होने के बावजूद लगातार कोशिश करता रहा, डिस्पाइट सो मैनी फॉल्स एंड फेलियर्स। हालांकि वो बार बार फेल हो रहा था, बार बार गिर रहा था, इसके बावजूद स्पाइडर बार बार ट्राई करता रहा। इट टॉट अ किंग दैट वन शुड कीप ट्राइंग। अब स्पाइडर ने एक राजा को ये सिखा दिया कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह, नेचर इज़ फिल्ड विथ सो मैनी ग्रेट लाइफ लेसन्स। प्रकृति में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमें लाइफ लेसन्स दे सकते हैं, इस तरह के पाठ पढ़ा सकते हैं। जैसे लाइक एंड्स कीप ऑन वर्किंग डे एंड नाइट, चींटियाँ बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात काम करती हैं। बर्ड्स मेंटेन द डिसिप्लिन, चिड़िया बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से रहती हैं। और इसी तरह से ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं जो नेचर में हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और इसीलिए ये कहा गया है कि कोई भी हमें प्रेरणा दे सकता है, हम किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स लर्न। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोम। ये वर्ड्स पोम से लिए गए हैं, हमें इनके ऑपोजिट्स बताने हैं। फर्स्ट वन इज अप, अप का ऑपोजिट हो जाएगा डाउन। फास्ट, फास्ट अपोजिट इज स्लो। ग्लैड ऑपोजिट इज सैड। विन ऑपोजिट इज लूज। सक्सीड ऑपोजिट इज फेल्ड। नाउ वी विल एंड दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इससे आगे का सेक्शन कंप्लीट करेंगे।